जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के एग्जाम से संबंधित जीके की T20 सीरीज, जिसमें अब हम जो है टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं, और साथ ही साथ हमारा एक मिसलिनियस बिंदु, जिसके बारे में हम किसी ना किसी एक बिंदु के बारे में उठा करके और उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो आज के सेशन में इन्हीं बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम शुरुआत करते हैं। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और साथ ही साथ क्लास को अटेंड भी कर रहे होंगे। अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जो है क्लास को लाइक कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाकर सब्सक्राइब भी कर ले भाई। जब ठीक है, चलते हैं अगले जो आज का जो बेहतरीन प्रश्न आज की इस सीरीज का 21 नंबर सीरीज का। तो देखिएगा, सबसे बेहतरीन प्रश्न आपके सामने पहुंच चुका है। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? अर्जुन पुरस्कार 2020 किसको नहीं मिला था और इनमें से किसको मिला था? ठीक है, तो नहीं मिला था पूछा, यानी 3 को तो मिला हुआ है और 1 को नहीं मिला था। तो आप जानते हैं आकाश द्वीप सिंह, इसको जो है अर्जुन पुरस्कार मिला था। ईशांत शर्मा को भी जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। वह दीपिका ठाकुर जो है इसको भी क्या दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार। लेकिन नहीं दिया गया किसे? नहीं दिया गया था मनप्रीत सिंह। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। चलिए चलते हैं आज के दूसरे नंबर के बेहतरीन प्रश्न की ओर। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? आंसर देने की कोशिश कीजिए आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमें पता लगे कि आप आंसर क्या दे रहे हैं। और इसका आंसर होगा जेसी बोस। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जेसी बोस। हर भाई हर बहन शिद्दत से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर सिलेक्शन एसएससी जीडी में, किसमें? एसएससी जीडी की इस भर्ती के अंदर, आप अच्छे से जानते हैं कि एसएससी जीडी की इस भर्ती में 54 लाख जो है फॉर्म लगे हैं, और उन्हीं 54 लाख फॉर्मों के जो है पोस्ट कितनी है? तो लगभग 45,000 प्लस जो है पोस्ट आपके लिए रखी गई है। इसमें इन 45,000 पोस्टों के अंदर आपको अपनी एक पोस्ट जो है यहाँ पे सुनिश्चित करनी है। अपनी एक पोस्ट के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए आपको उड़ान क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म से जो है जुड़े रहना होगा जब तक आपका एग्जाम होता है, जब तक। ठीक है, तो इस प्रश्न का जेसी बोस जो है क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार करने वाले जेसी बोस राइट आंसर होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं सही बता रहा हूं विद्यार्थियों, अगर आप हल्की सी भी तैयारी करते हैं तो एसएससी जीडी के अंदर जो है अपनी एक पोस्ट आप हासिल कर लेंगे। घास फूस की तरह आपने सुना होगा ना कि कई बार ऐसा होता है कि जिसको कुछ भी नहीं आता और वो भी सिलेक्ट हो गया। तो ऐसा होने वाला है एसएससी जीडी में, क्योंकि इन 54 लाख में भी एसएससी जो है फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने फॉर्म जो है गलत फिलअप कर दिया है, इसीलिए वो फॉर्म भी रिजेक्ट होंगे। तो जो है वैकेंसीज भरमार है आपके पास 45,000, क्योंकि यार पिछली बार देखो ना, पिछली बार 25,000 वैकेंसी थी और उन्हीं 25,000 वैकेंसीज के अंदर 72 लाख फॉर्म लगे थे। तो अब तुलना कीजिए, कर लीजिए आप कैसे क्या कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, और कट ऑफ के बारे में एक जो है वीडियो और बना देंगे हम आपके लिए कि कितना क्या सेफ स्कोर हो सकता है। आप उतना स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं? किसे पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही शानदार और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। पीटी उषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्योली एक्सप्रेस के नाम से किसे के जानते हैं? पीटी उषा को जानते हैं। गोल्डन गर्ल भी इसे कहा जाता है, पीटी उषा को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस, नौसेना दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, किसान दिवस। तो आप अच्छे से जानते हैं 4 जो दिसंबर है इसको बनाया जाता है भारतीय या इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और 4 दिसंबर जो है नौसेना के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी में आपसे ये पूछ लिया जाए कि नौसेना के वर्तमान जो है अध्यक्ष कौन है, तो नौसेना प्रमुख का वर्तमान में नाम है एडमिरल हरि कुमार सिंह। कौन है? एडमिरल हरि कुमार। क्या नाम है?
एडमिरल हरि कुमार वर्तमान में नौसेना प्रमुख है। थल सेना प्रमुख पूछ लिया जाए तो मनोज पांडे। कौन होंगे? मनोज पांडे होंगे। और वायुसेना प्रमुख पूछ लिया जाए तो वी के चौधरी। कौन होंगे? वी के चौधरी राइट आंसर हो जाएगा। और सीडीएस पूछ लिया जाए, देखो आपसे पूछा जाएगा सीडीएस। सीडीएस अगर प्रथम पूछता है तो प्रथम सीडीएस का नाम था बिपिन रावत। क्या नाम था? बिपिन रावत, जो कि दुर्घटनाग्रस्त होकर के मारे गए हैं। भारत के पहले सीडीएस के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में भारत के सीडीएस का नाम क्या है? तो वर्तमान में जो भारत के सीडीएस है उनका नाम है अनिल चौहान। क्या नाम है? अनिल चौहान। तो वर्तमान में हमारे जो सीडीएस होंगे उस वर्तमान सीडीएस का नाम है अनिल चौहान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन लैंड कहलाता है? कौन सा ऐसा देश है जिसे गोल्डन लैंड कहते हैं या सुनहरे पेगोड़ों का देश कहा जाता है? क्या कहते हैं? सुनहरे पेगोड़ों का देश। पेगोड़ों का देश कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? आप अच्छे से जानते होंगे, म्यांमार को कहा जाता है। तो म्यांमार को सुनहरे पेगोड़ों का देश यानी कि गोल्डन लैंड के नाम से जानते हैं। म्यांमार की राजधानी न्यायपिताय है और म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्यात है। क्या है? क्यात इसकी मुद्रा है। म्यांमार के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा हक्काका बोराजी, हक्काका बोराजी पर्वत, और यहीं पर देखने को मिलेगा अराकोन यामा पर्वत भी आपको देखने को मिलेगा। तो अराकोन यामा पर्वत और हक्काका बोराजी पर्वत कहाँ पे है? म्यांमार के अंदर है। म्यांमार में एक प्रोजेक्ट अभी भारत और म्यांमार के बीच में साइन हुआ था पिछले दिनों, जिसे आप कालादान प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी कालादान प्रोजेक्ट के तहत म्यांमार में भारत जो है एक बंदरगाह का विकास कर रहा है जिसका नाम है सितवे बंदरगाह। क्या नाम है? सितवे पोर्ट। ये प्रश्न अभी लेटेस्ट एग्जाम में भी पूछा गया है। जैसे हम बात कर लें, अभी जो एग्जाम पिछले जो हमारे जो है एग्जाम हुए थे उन एग्जाम्स के अंदर, जैसे एसएससी जीडी का पिछला एग्जाम था उसमें भी ये प्रश्न आया था। उससे पहले सीजीएल के पेपर में भी ये प्रश्न आया था कि भारत सितवे बंदरगाह का विकास कौन से देश में कर रहा है? तो म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके भारत जो है पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो है ये कालादान प्रोजेक्ट जो है भारत ने म्यांमार के साथ जो है डील किया है, तो अपने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन स्थित है। विश्व बौद्ध संपत्ति संगठन स्थित है, कहां पर स्थित है? बुद्धिस्ट जो है संपत्ति संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में आप अच्छे से एक चीज और नोट कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए हैं? गौतम बुद्ध। कौन हुए हैं? गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध जो है इनको कहा जाता है। और गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के क्या होंगे? संस्थापक होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी? यानी कि सबसे पहले भारत में बिजली की सप्लाई कहाँ पे शुरू हुई थी? तो सबसे पहले दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग के अंदर जो है बिजली की सप्लाई शुरू की गई थी, यानी कि आपूर्ति शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आंसर देने की कोशिश करिएगा। नेपोलियन की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो नेपोलियन बोनापार्ट है, आप अच्छे से जानते होंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। अपने मिशन के लिए जो है चर्चा में रहता था नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत ही खतरनाक जो है इससे प्रश्न पूछा जाता है कि इसका जो है मृत्यु कहाँ पे हुआ? तो सेंट हेलेना द्वीप। कहाँ पे हुआ? सेंट हेलेना द्वीप के ऊपर। 52 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी। कितनी एज में? 52 वर्ष की उम्र में। और
इसके बारे में बात कर ले। वाटरलू की लड़ाई को हारने के बाद में, वाटरलू की लड़ाई हारने के बाद में और 52 वर्ष की उम्र के अंदर जो है इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है सेंट हेलेना द्वीप पर। लेकिन जन्म पूछ लिया जाए तो जन्म कोर्सिया द्वीप पर, कहां पे होगा, कोर्सिया द्वीप पर इसका जन्म हुआ था। और मरा कहां पे, सेंट हेलेना द्वीप पर। फ्रांस से संबंधित है, रूस को भी इसने हराया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवा ये शुरू की गई थी। सिविल सेवाएं मतलब आईसीएस, आईसीएस का मतलब क्या हो गया, इंडियन सिविल सर्विस जो है, इनकी शुरुआत जो है कौन से एक्ट के तहत की गई थी भारत में। तो आप अच्छे से जानते हैं भारत में इन सेवाओं की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई थी भारत के अंदर। ठीक है, तो भारत में आईसीएस की जो है शुरुआत जो है, सिविल सेवाओं की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है इसके तहत की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। राष्ट्रकूट वंश जो है इसकी स्थापना करने वाला कौन था, या इसको जो है बसाने वाला जो है राजा कौन था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। क्या हो जाएगा, दंती दुर्ग के द्वारा जो है क्या बसाया गया था, तो दंती दुर्ग के द्वारा बसाया गया था राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा, सेन वंश की स्थापना किसने की। सेन वंश, सेन वंश बंगाल में था, कहां पे था, सेन वंश बंगाल में था। और इस सेन वंश की स्थापना करने वाले कौन थे, हेमंत सेन। कौन हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेमंत सेन के द्वारा सेन वंश की क्या की गई है, स्थापना की गई है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो कि बी आंसर है ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न ये आ गया आपके पास आपकी स्क्रीन पर, सल्फर डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन का दहन, ज्वालामुखी क्रिया, दलदल भूमि, घास के मैदान। तो जीवाश्म ईंधन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के जलाने से जो है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का स्रोत जो है ये होता है, यहां से प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीथेन को उत्पन्न करता है। मीथेन को कौन सा क्षेत्र में से, यानी मीथेन जो गैस है ये कहां से निकलती है। आप अच्छे से जानते होंगे कि धान की कटाई के समय, जब धान की कटाई होती है तो धान के जो खेत होते हैं उन धान के खेतों से ही क्या निकलता है, मीथेन गैस जो है ये निकलती है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। तो शिद्दत से जिस भी भाई या बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेहतरीन प्रश्न आपके लिए उड़ान क्लासेज लेकर आया है। इन बेहतरीन प्रश्नों का जवाब आप देते रहें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। आने वाले 10 जनवरी से 14 फरवरी तक जो एसएससी जीडी का एग्जाम होगा उसमें आप अपना परचम जो है इस क्लास के माध्यम से लहराने वाले हैं। तो सिलेक्शन के लिए शिद्दत से सब्सक्राइब करना ना भूलें उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इसीलिए आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। क्या यह सही होगा। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि कौन कौन से कथन सही है या गलत है। एक सही है, दो सही है, एक व दो दोनों सही है, एक व दो दोनों ही गलत है। तो ना तो एक और ना ही दो, तो क्या आंसर इसका राइट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है इसका बी आंसर। केवल दो आंसर इसका सही होगा, यानी कि 2 नंबर कथन जो है ये एकदम सही है, एकदम सटीक है। देखिए अगला प्रश्न, बैरोमीटर के पारे में अचानक जो है गिरावट किसका सूचक है। बैरोमीटर जो है
इसके पारे के अंदर अचानक जो है गिरावट किसका हमें संकेत देती है कि क्या होने वाला है, और धीरे धीरे ऊंचाई से बढ़ता है तो क्या होता है, और बराबरी पर रहता है तो क्या होता है। तो लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है गिरावट अचानक होती है तो क्या होता है, तूफानी बरसात होने की या तूफान आने की क्या होती है, संभावनाएं होती है। तो बैरोमीटर जो है इसके पैमाने के अचानक गिरने से क्या होता है, तूफान आने की क्या होती है, संभावनाएं होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा या ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम, यानी कि ग्रीष्म काल में आर्द्र जो उष्मा होती है, यानी कि आपको ह्यूमिडिटी उमस सी नहीं लगती, वो उमस का अनुभव क्या होता है, तो जो उमस वाला अनुभव होता है वही जो है क्या होता है, यह मौसम जो है ये उमस वाला होता है। तो मौसम में जब उमस सी हो जाती है आपने देखा होगा, तो वही क्या कहलाता है, वही आर्द्र उमस कहलाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। ये आया बेहतरीन आपके लिए अगला प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्न अक्षांशों उत्तरी व दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे, यानी कि कौन से अक्षांशों को अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो आप अच्छे से जानते होंगे 30 डिग्री से 35 डिग्री जो ग्लोब में होते हैं, इन अक्षांशों को आप क्या कहते हैं, उत्तर दक्षिण में, यानी कि नॉर्थ और साउथ के अंदर, तो इनको क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में जो यूरोपियन या जो भी व्यापारी व्यापार किया करते थे तो वो अपने साथ घोड़े लेकर आया करते थे जहाज में, और इस क्षेत्र के अंदर प्रेशर ज्यादा होने के कारण यहाँ पे नाव जो है इन हवाओं के कारण जो नाव डूबना शुरू हो जाती है, और नाव जब डूबती है तो वो अपने घोड़ों को उठा उठा कर और 30 से 35 डिग्री के बीच में समुद्र में पानी में डाल दिया करते थे। इसी कारण ये फेमस हो गया अश्व अक्षांश के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला आपके लिए मिसलेनियस बिंदु बेहतरीन तरीके का पॉइंट आपके सामने है, जिसे आप सतपुड़ा श्रेणी के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा पिछले वीडियो में हमने, या पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में बात की थी। आज के सेशन में हम सतपुड़ा के बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखिएगा दोनों प्रकार से मैं आपको दोनों एंगल से दिखाऊंगा, सतपुड़ा मैप के अंदर दिखाऊंगा और उसके बाद में नदियों के रेस्पेक्ट में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक बार पहले आप इसे किसके माध्यम से देखना चाहेंगे, एक बार हम इसे सतपुड़ा की लोकेशन के बारे में देखना चाहेंगे। तो देखिएगा ये हमारे पास इंडिया है और ये हमारा इंडिया है। इस इंडिया के अंदर ये जो आपको माउंटेन दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये जो माउंटेन आपको दिखाई दे रहा है, इसी माउंटेन की बात कर लूं तो ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास सतपुड़ा श्रेणी हो गई। कौन सी श्रेणी हो गई, सतपुड़ा श्रेणी हो गई। और सतपुड़ा श्रेणी की बात कर लें तो सतपुड़ा श्रेणी जो है ये किस किस से मिलकर बनी हुई है, सतपुड़ा श्रेणी एक बार देखिएगा। सबसे पहले तो अब देखो, ये तो हमारे पास अरावली हो गई, ये विंध्याचल श्रेणी है, और ये हमारे पास कौन सी हो गई, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गई। तो ये अरावली विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है, यानी कि विंध्याचल के दक्षिण के अंदर कौन सी पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, इसके बारे में एक चीज और सुनिएगा, अब ये किस किस से मिलकर बनी हुई है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो ध्यानपूर्वक देखते हैं एक बार इसके बारे में। सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणी है, इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का निर्माण जो है किस किस से मिलकर हुआ है। तो आपने एक सुना होगा राजपीपला पर्वत, राजपीपला पर्वत जो कि कहां पे है, गुजरात के अंदर स्थित है मुख्य रूप से। ठीक है, फिर बात कर ले एक दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया अपने पास महादेव पर्वत, महादेव पर्वत जो कि मेनली कहां पे फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तीसरा हो गया हमारे पास मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत कहां पे फैला हुआ है भाई, तो मैकाल पर्वत जो है ये एमपी प्लस छत्तीसगढ़ दोनों के अंदर फैला हुआ है। इन्हीं तीन पर्वतों का मुख्य हिस्सा है क्या, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब इन्हीं तीनों में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है
इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यानी कि इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम है धूपगढ़। अब इसे धूपगढ़ की जगह पे आप तावड़ागढ़ नहीं समझेंगे, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर और ये है कहां पे, मध्य प्रदेश में। कहां पे है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। लेकिन पिछले प्रश्नों में एक प्रश्न हमारे पास, जो हमारी पिछली सीरीज चल रही थी, इन सीरीजों में एक प्रश्न हमारे पास आया था और उस प्रश्न का नाम क्या था कि सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, तो सतपुड़ा की रानी जो है ये पंचमढ़ी पहाड़ी को कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी को, पंचमढ़ी पहाड़ी जो है इसको कहा जाता है। और ये पंचमढ़ी पहाड़ी है कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, पंचमढ़ी जो है सतपुड़ा की रानी है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। एक चीज और आप सुनिएगा इसमें, एक चीज और सुनिएगा ध्यानपूर्वक देखना भाई। एक चीज और बता देता हूं मैं, थोड़ा सा पिंक कलर से लिखने की कोशिश करता हूं इसे, आप कोशिश करना कितना सुहावना लगता है, ठीक है। जब आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा ना, जब मेरे भाई आप खुद जो है, आप थोड़े दिन तो 1 महीना बचा हुआ है, अपनी राधा से दूरी बना लो, क्योंकि राधा से दूरियां बना लेंगे ना तो भाई साहब, क्योंकि राधा के चक्कर में आप थोड़ा कम पड़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ी राधा से दूरियां बना लीजिए और फिर उसके बाद में अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। सतपुड़ा जो है इसके अंदर मैकाल श्रेणी में एक पर्वत चोटी और पाई जाती है, अमरकंटक। कौन सी पाई जाती है, अमरकंटक। अब इस अमरकंटक के बारे में आपने सुना होगा, 1048 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, हाइट है, जो कि मैकाल पर्वत चोटी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सतपुड़ा का हिस्सा मैकाल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अमरकंटक है। अब इसी अमरकंटक की बात करें तो इससे 2 नदियां निकलती हैं, मुख्य रूप से 2 नदियां, वैसे तो और भी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, एक तो नर्मदा और एक सोन। कौन सी निकलती है, सोन। इन दोनों नदियों के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है या नहीं निकलती है, युग्म को बताइए। या दोनों में से आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि